सभी भाई बहन जो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कक्षा हम अपनी प्रारंभ करें उससे पूर्व एक बार परम पूज्य गुरुदेव परमवंद्य माता जी का ध्यान करते हुए, अपनी ईश सत्ता का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का जो हमारा विषय है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और एक नया विषय भी है। वैसे मैं समझती हूँ कि जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे बड़े हैं आप सब लोगों में से, तो उनके लिए ये विषय नया नहीं होगा, क्योंकि आज की साइंस में, वर्तमान का जो वैज्ञानिक युग है, इस युग में इस विषय को अब कोर्सेज में भी स्टार्ट कर दिया गया है। 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों के कोर्स में भी मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ाया जाता है। हम अपना विषय प्रारंभ करें उसके पूर्व थोड़ी सी चर्चा हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के विषय में जो करने जा रहे हैं, थोड़ा समझेंगे कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो विषय है अब नया नहीं रह गया है। इसलिए नया नहीं रह गया है कि अब तो ये स्टूडेंट्स के कोर्स में 9th 10th के कोर्स में भी आ गया है। क्यों आ गया है, किस लिए आ गया है? इसलिए आ गया है कि मनोवैज्ञानिक इस विषय पर बहुत अधिक रिसर्च कर रहे हैं। जितने भी जो मानवीय बुद्धि है, ये अपने आप में बहुत ही विलक्षण है और सदियों से वैज्ञानिक इस बुद्धि के रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। जैसे कि कैटल, थर्स्टोन, स्टर्नबर्ग, गिलफोर्ड, हॉवर्ड गार्डनर आदि ने बुद्धि के बहुत सारे पक्षों पर अध्ययन किया है और उसके बाद अपने अपने उन्होंने विश्लेषण भी दिए हैं और नई नई रिसर्च भी की है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बुद्धि है क्या। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। मानवीय बुद्धि विलक्षण है, जैसे कि अभी हमने बताया कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बहुत सारे पक्षों के ऊपर में खोज की है और मोटे तौर पर अगर हम देखें, जैसा आप विज्ञान में पढ़ते भी होंगे, आपने जाना भी है, समझा भी है, जब हम पढ़ते हैं तो हम बुद्धि के मेन उसमें दो रूपों में हम समझते हैं मोटे तौर पर। एक है स्थूल और दूसरा है सूक्ष्म। स्थूल रूप कौन सा है? हमारा न्यूरो सिस्टम, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि हमारे शरीर का संचालन आदि जो भी कुछ है पूरा का पूरा तंत्र का तंत्र यानी हमारे ब्रेन के द्वारा संचालित होता है। ये स्थूल रूप है। और सूक्ष्म रूप क्या है बुद्धि का? बुद्धि का सूक्ष्म रूप है इंटेलिजेंस, हमारी सोचने, समझने, ग्रहण करने की योग्यता। अब एक पॉइंट ये आता है कि आज हम गर्भावस्था में इस विषय की चर्चा क्यों कर रहे हैं। गर्भस्थ महिला को हम मल्टीपल इंटेलिजेंस के विषय में क्यों बताना चाहते हैं? इसलिए बताना चाहते हैं कि पहली आवश्यकता हमारी ये है कि हमारा जो शिशु है वो श्रेष्ठ हो, प्रतिभा संपन्न हो, स्वस्थ हो। केवल इतना ही नहीं बल्कि उच्च व्यक्तित्व वाला भी हो, क्योंकि इस अवस्था में शिशु का सबकॉन्शियस माइंड, यानी जब गर्भावस्था में शिशु होता है उस समय में शिशु का सबकॉन्शियस माइंड वर्क कर रहा है। और विज्ञान ने ये प्रूव किया है कि इस अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड बहुत अधिक एक्टिव होता है। सबसे अधिक ग्रेस्पिंग अगर होता है तो वो इसी अवस्था में होता है। और इसके बाद जब बालक जन्म ले लेता है तो 5 वर्ष की आयु तक बच्चे की सीखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जिन्होंने एपिजेनेटिक्स की खोज की है, एपिजेनेटिक्स के बारे में बताया है, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो जब शिशु गर्भ में होता है उस समय सबकॉन्शियस माइंड 20 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड गेन कर रहा होता है, जबकि बाद में जन्म लेने के बाद हमारा जो माइंड है वो माइंड कितना उसमें लेता है? केवल 40 बिट्स इंफॉर्मेशन पर सेकंड वो गेन करता है। थोड़ा कल्पना करके देखिए कि जिस समय बालक गर्भावस्था में उस समय उसका ब्रेन कितना अधिक गेन कर रहा है। इतना ही नहीं, पेनिनसिल्विया यूनिवर्सिटी में भी इसके ऊपर रिसर्च हुई है यूएसए में, और उन लोगों ने भी यही पाया है। उन्होंने कहा है कि जब गर्भावस्था के दौरान जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 400 बिलियन पर सेकंड गेन कर रहा है
और जन्म लेने के पश्चात 5 वर्ष की अवस्था के बाद जो मनुष्य का जो दिमाग है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो 2000 बिट्स पर सेकंड की उससे गेन कर रहा है। तो कितना अधिक डिफरेंस है। इस वजह से इस बात के लिए कहा जा रहा है कि गर्भावस्था के दौरान ही माता जो कुछ एक्टिविटीज करती है, उन सारी चीजों का प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है, शिशु गेन करता है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि 19th डे ऑफ अल्ट्रा यूरिन लाइफ, जो हमारे उसमें जब बालक गर्भावस्था में है, तो फ्रॉम द 19th डे उसका जो है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। यानी गर्भावस्था के दौरान 19वें दिन से ही बालक का ब्रेन जो है, वो शिशु का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, और वहां तब से वो इतनी अधिक इंफॉर्मेशन गेन करना शुरू करता है। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस के विषय में जो बात है, तो जब भी मैंने अभी बताया कि वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोज की है, मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, पर इन सारी चीजों में हम जो चर्चा करेंगे वो हम करेंगे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की चर्चा। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है? यानी हमारे मस्तिष्क के अंदर अलग अलग विशेषताएं हैं, व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रतिभाएं हैं। ये थ्योरी 1983 में हॉवर्ड गार्नर ने दी है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, उसमें उन्होंने अपनी ये थ्योरी दी है। और उस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि आमतौर पर जैसे हम लोग अभी तक क्या करते थे, अभी तक हम लोग आईक्यू से बच्चे की जो इंटेलिजेंसी है उसको हम जांचते थे, यानी वो कितना अधिक याद कर लेता है, कितना ज्यादा वो, उसकी भाषा कितनी अच्छी है। मोटे तौर पर दो चीजों से ही हम आईक्यू से किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को हम मापते थे। लेकिन हॉवर्ड गार्नर ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमारे इसमें बहुत सारी अलग अलग प्रतिभाएं हैं, और किसी एक प्रतिभा के चलते भी व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति भाषा में बहुत निपुण है, उसकी भाषा बहुत अच्छी है, तो वह उसके सहारे भी जीवन में आगे बढ़ सकता है, सफल हो सकता है और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। हॉवर्ड गार्नर ने 9 प्रकार की मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ, हृदेश्वर भाटी का। ये बच्चा अभी उसमें इसको बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया ये 2020 में। किस चीज के लिए? उन्होंने चेस के वेरिएंट्स खोजे, यानी 6 लोग एक साथ चेस कैसे खेल सकते हैं, जबकि यह बालक क्या है, 85% डिसेबल है, शारीरिक तौर पर वो डिसेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इतना बड़ा काम किया है कि उसे भारत का बाल शक्ति पुरस्कार दिया गया। कहना क्या चाहते हैं? हॉवर्ड गार्नर की जो थ्योरी है कि हम व्यक्ति को केवल किसी उसमें एक आईक्यू से ही हम नापते हैं, ऐसा नहीं है। डिसेबल बच्चे भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं, किसके सहारे? अपनी इंटेलिजेंस के सहारे। इस व्यक्ति ने जो, इस बच्चे ने जो वेरिएंट खोजा, वो किसके सहारे खोजा? उसकी मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस और स्पेशियल इंटेलिजेंस, दो इंटेलिजेंस उसके बहुत जबरदस्त थी, जिसके सहारे उसने इतना बड़ा काम किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं केबीसी का एक वो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, किसका? गूगल बॉय, गूगल गर्ल। ये सब क्या है बच्चे? ये सब बच्चे जो कुछ जान रहे हैं, इनके बारे में, दोनों ही बच्चों के बारे में ये बात कही जाती है कि उनके माता पिता ने उनके ऊपर बहुत ध्यान दिया। जैसे उन्होंने ये ध्यान दिया कि हमारे बच्चे का विकास किस दिशा में, मस्तिष्क विकास ज्यादा काम कर रहा है, उस दिशा में उन्होंने अपने बच्चे को आगे बढ़ाया। एक एग्जाम्पल यहाँ पर हेलेन केलर का है, दूसरा आप फोटो देख रहे हैं जॉन मिल्टन का। हेलेन केलर को भी अब कोर्स में पढ़ाया जाता है, किसके विषय में? ये जो महिला थी, ये अंधी भी थी, बहरी भी थी और बोल भी नहीं सकती थी। स्टिल इतना डिसेबल होने के बावजूद ये प्रसिद्ध लेखिका की भी बनी, और इन्होंने डिसेबल्स के लिए काम भी किया, उनके लिए एक एडवोकेसी का काम किया और विश्व प्रसिद्ध हो गई। इसी प्रकार जॉन मिल्टन के लिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी और प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो देख नहीं पाते थे। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? देख नहीं पाते थे, फिर भी उन्होंने प्रकृति का अद्भुत वर्णन किया है अपनी इंटेलिजेंस के कारण, जो उन्हें गॉड गिफ्टेड है। अब यहाँ पर हॉवर्ड गार्नर ने क्या बोला है कि ये जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं, ये मस्तिष्क के अलग अलग स्थानों में स्थित होती हैं और कम अथवा अधिक मात्रा में हर किसी के पास होती हैं। एक चीज उन्होंने ये भी कही कि जरूरी नहीं है कि किसी के पास कोई एक या दो बौद्धिक प्रतिभाएं हो, ये भी होता है कि संतुलित रूप से भी किसी किसी के पास ये प्रतिभाएं होती हैं, और किसी व्यक्ति में ये प्रतिभाएं, एक या दो प्रतिभाएं प्रधान हो सकती हैं, यानी बहुत अधिक विकसित हो सकती हैं, जिनके सहारे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये जो बौद्धिक प्रतिभा है, ये हमारे पास हेरिडिटी, जेनेटिकली भी मिलती है, और इसके साथ साथ वातावरण और परिवेश के प्रभाव स्वरूप भी कुछ गुण, कुछ योग्यता हम अपने पूर्व जन्मों की प्रगति के अनुसार भी साथ में लेकर जन्म लेते हैं। पूर्व जन्मों की प्रगति के अनुसार कहने का तात्पर्य, आज हम लोग आमतौर पर एक बात ये कहते हैं कि आज की जनरेशन बहुत अधिक इंटेलिजेंट है। वो किस तरीके से इंटेलिजेंट है? जो कुछ हम सीख रहे हैं,
हमने जितना कुछ सीखा है वही सारी चीजें अगले जन्म में हम अपने साथ लेकर के आते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि हेरिडिटी चल रहा है, जेनेटिकली चल रहा है। यानी इंटेलिजेंट माता पिता हैं तो मोस्टली आमतौर पर ये होता है कि अगर माता पिता इंटेलिजेंट है तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अभिनेता हैं तो उनके बच्चों में वो गुण जो है वो ऑलरेडी है। अभिनेता के बच्चे ज्यादातर अभिनेता बन रहे हैं, डांसर हैं, कोई सिंगर है, तो उनके बच्चों में वो प्रतिभा ऑलरेडी रहती है, मोस्टली ऐसा होता है। तो ये चीज क्या है, जो हेरिडिटी और जेनेटिकली भी हम इन गुणों को, इन इंटेलिजेंसेस को लेकर के आते हैं। और इसके अतिरिक्त इन इंटेलिजेंसेस को वातावरण और परिवेश के प्रभाव स्वरूप भी लेते हैं, और कुछ योग्यताएं, क्षमताएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम निरंतर अभ्यास से बढ़ाते रह सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि गर्भवती माता अपने शिशु के मानसिक एवं सर्वांगपूर्ण विकास हेतु क्या क्या कर सकती है। बहुप्रतिभा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें मुख्य तौर पर 9 इंटेलिजेंसेस की बात की जा रही है। खोज अभी भी जारी है। एक 10वीं इंटेलिजेंस अभी और एक आ गई है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अभी उसके विषय में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम 9 इंटेलिजेंसेस के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें पहली है शाब्दिक भाषागत प्रतिभा और तार्किक गणितीय प्रतिभा। इस शाब्दिक प्रतिभा और तार्किक गणितीय प्रतिभा को स्कूलों में विशेष महत्व दिया गया है। बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो मेनली इन्हीं 2 चीजों के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। इसके बाद अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा और अंतः व्यक्तित्व प्रतिभा। जो अंतर व्यक्तित्व प्रतिभा है और अंतः व्यक्तित्व प्रतिभा है, इनको हॉवर्ड गार्नर ने व्यक्तिगत प्रतिभा माना है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। सांगीतिक तालग्रही प्रतिभा, दृश्य संबंधी प्रतिभा, दैहिक इंद्रियगत प्रतिभा, इसको इंग्लिश में हम कह देंगे म्यूजिकल, विजुअल और बॉडीली काइनेस्थेटिक प्रतिभा। इनको सामान्यतः कला के क्षेत्र से जोड़ा जाता है। और अन्य प्रकार की प्रतिभाओं में नेचुरलिस्टिक एग्जिस्टेंशियल यानी प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि को अदर इंटेलिजेंस में जोड़ा गया है। अब चर्चा करते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के ऊपर। सबसे पहले हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को समझेंगे कि ये है क्या। इंट्रापर्सनल यानी सेल्फ स्मार्ट, व्यक्तिगत स्वबुद्धि। अंतः व्यक्तिक बुद्धि भी इसे कहा गया है। इसमें हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ, ऑफ नोइंग हु यू आर, व्हाट यू कैन डू एक्सेट्रा। स्वयं के बारे में विचार करना। जो अंतः व्यक्तिवादी बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, ये ज्यादातर अधिकांशतः एकांत पसंद करते हैं, और इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि आत्मविश्लेषी होते हैं, आत्मचिंतनशील होते हैं। ये स्वयं के ऊपर चिंतन करते हैं, उनका लक्ष्य क्या है और वो जीवन में क्या बनना चाहते हैं, और इसके साथ साथ ये अपने विचारों, संवेगों, भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं को जानने के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहते हैं। इनके कौशल में शामिल है कि स्वयं की शक्तियां और कमजोरियां पहचानना, मेरी क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या वीकनेसेस है और वीकनेसेस को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, इन सारी चीजों के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। अपनी भीतर की भावनाओं के प्रति जागरूक रहते हैं, अपनी इच्छाओं के प्रति भी जागरूक रहते हैं, और तर्क वितर्क, स्वयं के साथ तर्क वितर्क करते हैं। जो भी नई खोज उनको करनी है, अपने भीतर से वो खोज करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सामान्यतः अंतर्मुखी होते हैं, सहज ज्ञान से युक्त होते हैं और कार्य को अकेले करने में प्रसन्न रहते हैं, और किसी भी बाहरी घटनाओं से बहुत अधिक प्रभावित नहीं होते। किसी भी प्रकार की कोई बाहरी घटनाएं हैं उनसे ज्यादा इनको प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अपने भीतर के ज्ञान में, अपने आत्मज्ञान में ज्यादा रमे रहते हैं। अंतः व्यक्तिक प्रतिभा के धनी व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं जैसे स्वामी विवेकानंद, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि अरविंदो। ये इसके अतिरिक्त दार्शनिकों और लेखकों में भी यह शक्ति जो है, ये अंतः व्यक्तिक बुद्धि बहुत अधिक सशक्त रूप से पाई जाती है। अंतः व्यक्तिक प्रतिभा के विकास हेतु हमें क्या करना चाहिए? इसमें सबसे ऊपर एक बात आपको बताई जा रही है कि जो स्वयं को, वह स्वयं की शक्तियों और क्षमताओं को नहीं समझता, वह जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। अंतः व्यक्तिक क्षमता जो है, ये सबसे पहली चीज तो ये होती है कि ये हमारे अंदर एक आत्मविश्वास का जागरण करती है, आत्मशक्ति है हमारी। तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मसमीक्षा, अपना निरीक्षण करना, अपने गुणों अवगुणों का अवलोकन करना, आत्म सुधार, अपने अवगुणों में सुधार लाना, यानी जो हमारे अंदर अगर अवगुण है तो उन्हें खोज परख करके दूर करने का प्रयास करना, आत्मनिर्माण, अपने भीतर गुणों को बढ़ाना, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना। इसके बाद है आत्मविकास यानी अपनेपन का विस्तार करना, आत्मवत सर्वभूतेषु, हर किसी में अपनी ही आत्मा के दर्शन करना, यानी अपने साथ साथ दूसरों के प्रति भी संवेदनशील होना और दूसरों के साथ भी जुड़ना।
अंतःव्यक्तिक प्रतिभा वाले लोगों के अंदर ये विशेषता विशेष तौर पर होती है। जैसे कि आपने विवेकानंद की अभी मैंने चर्चा की या परम पूज्य गुरुदेव की चर्चा की, तो ये स्वयं तक ही नहीं रहे, इन्होंने अपने गुणों से, अपनी प्रतिभा से समाज को भी इन्होंने प्रभावित किया है और समाज को भी कुछ दिया है। स्वयं भी आगे बढ़े हैं और समाज को भी आगे बढ़ाने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। अब इसके अतिरिक्त और क्या करना चाहिए? गर्भिणी माता को इस अपनी अंतःव्यक्तिक प्रतिभा को बढ़ाने के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए और इसके साथ-साथ उन्हें अपने मूड स्विंग्स के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी वो सोच रही है, जो कुछ भी वो कर रही है, उसका सीधा-सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ रहा है। इसके विषय में आपको बहुत अधिक विस्तार से समझाया जा चुका है। तो वो अपने मूड स्विंग्स के प्रति जागरूक रहें, प्रसन्न रहें, अप्रिय प्रसंगों का चिंतन ना करें, निराशावादी चिंतन से बचें और परिवारी जन भी उसका सहयोग करें। इसमें एक बात आगे लिखी गई है कि परिवारी सारी जिम्मेदारी गर्भवती पर ही ना डालें। आमतौर पर ये भी देखा गया है, ज्यादातर हम लोगों ने ये वॉच किया है, जब कभी लोगों के प्रश्न आते हैं तो क्या हो रहा है कि जैसे बहुत कुछ बताया गया है, अभी ये चल भी रहा है अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी के अंतर्गत बहनों को पुंसवन संस्कार, गर्भोत्सव संस्कार करवा दिया जाता है, उन्हें बहुत सारी जानकारी भी दी जाती है। तो कभी कभी ये भी होता है कि परिवार के लोग या पति लोग उन्हीं के ऊपर, भाई अब तुमको ध्यान देना है, उन्हीं को केवल ध्यान नहीं देना है, बल्कि वो प्रसन्न रहे, वो खुश रहे, उससे मूड स्विंग्स के दौरान उसके प्रति जागरूक रहे। ये सारी जिम्मेदारी परिवार के लोगों की भी उतनी ही है जितनी उसकी है। वो यदि उसको सहयोग करते हैं तभी वो अप्रिय प्रसंगों से बच सकती है। इसके अतिरिक्त अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाएं, स्वाध्याय व ध्यान से इसका विकास होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, उगते सूर्य का नाभि में और गर्भस्थ शिशु के भीतर ध्यान की अपने उसमें उगते हुए सूर्य का अपनी नाभि में ध्यान करें, गर्भ में ध्यान करें और ये ध्यान करें कि गर्भस्थ शिशु के भीतर भी उगते हुए सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है और वो प्रकाशवान हो रहा है। नित्य आत्मबोध व तत्वबोध की साधना करें। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी पीपल स्मार्ट, ये कौन लोग होते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले लोग परस्पर उनके रिलेशंस बहुत अच्छे होते हैं, दूसरे लोगों से बहुत बढ़िया से वो दोस्ती कर लेते हैं, बहुत अच्छे उनके संबंध होते हैं, पारिवारिक जनों से भी संबंध अच्छे रहते हैं और मोस्टली अपने आसपास के लोगों के साथ भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है इन लोगों की? इन लोगों की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, यानी उनके अंदर संवेदनशीलता विकसित होती है। वो केवल अपने ही नजरिए से चीजों को नहीं देखते हैं, बल्कि अन्य लोगों के नजरिए से भी चीजों को देखते हैं। इन लोगों में अक्सर भावनाओं, इरादों और उत्प्रेरण को महसूस करने की अलौकिक शक्ति होती है। मतलब सामने वाला व्यक्ति किस भाव से बात को कह रहा है। अक्सर ये होता है, बहुत बार आप देखते हैं कि व्यक्ति ने बात तो कही लेकिन उसके कहने का अर्थ कुछ और होता है। तो ये सारी चीजों को समझने की इन लोगों में बहुत बड़ी विशेषता होती है। अन्यों से संवाद, दूसरों से संवाद आरंभ करने से पहले ये लोग अपनी वाक और अवाक यानी कि बॉडी मूवमेंट, शब्दों का भी प्रयोग करते हैं और इसके अतिरिक्त बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग करते हैं। जैसे नजरें मिलाना, शारीरिक भाषा इसको कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, यानी दोनों ही भाषाओं का उपयोग करते हैं। इन लोगों के कौशल में क्या शामिल है? इन लोगों के कौशल में शामिल है दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखना, सुनना, समान अनुभूति से अन्य लोगों की मनोदशा और भावनाओं को समझना, यानी वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, परामर्श देना, प्रोत्साहन देना, समूहों के साथ सहयोग, ऐसे लोग बहुत अच्छे कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, विश्वास का निर्माण, परस्पर विश्वास का निर्माण करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष सुलझाना, किसी भी तरीके की समस्या है तो उसको सुलझाने में ये लोग मोस्टली बहुत एक्सपर्ट होते हैं और बहुत अच्छे समन्वयक होते हैं। परस्पर रिश्तों को बहुत सुंदर तरीके से बनाना, कहीं बिगड़ी हुई बात है तो उसको बनाने में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं, समन्वयक होते हैं। अन्य लोगों के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करना, बहुत अधिक सकारात्मक होते हैं ये लोग। उच्च स्तरीय अंतर्व्यक्तिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के, इन ऐसे लोगों के सामाजिक कार्यकर्ता बनने, ये लोग क्या क्या काम कर सकते हैं? सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, प्रबंधक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, नर्स हैं, परामर्शदाता है। नर्स में जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक बहुत बड़ी क्रांति की थी, रेड क्रॉस आंदोलन जो शुरू हुआ वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेकर के आई। परामर्शदाता, नेता, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, सुधारक, आध्यात्मिक गुरु बनने की इनके अंदर प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की उच्च क्षमता के कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, सिंधु ताई, किरण बेदी आदि। इन लोगों ने समाज को कुछ विशेष दिया, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के ये एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे जो लोग हैं वो लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में स्मार्ट होते हैं। इस बुद्धि के विकास हेतु हमें क्या करना चाहिए? इंटरपर्सनल बुद्धि के विकास हेतु हमें सामाजिक कार्यों में गर्भिणी माता रुचि रखें, पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लें। बहुत बार होता है मूड अच्छा नहीं है, मन अच्छा नहीं, और किसी किसी का स्वभाव होता है एकांत, बहुत अधिक एकांत प्रिय रहना, ऐसा नहीं करें।
क्या करें, अपने परिवार के लोगों के साथ संबंध मिलजुल कर बैठे, परिवार में कुछ समय दें, दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करें। मन ही मन सबको सकारात्मक विचार तरंगे प्रेषित करने का अभ्यास करें। कभी मन में कुछ नकारात्मक विचार आ रहे हैं या किसी के प्रति हमारे मन में अगर मन मुटाव है, तो हम उसको भूल करके उसके प्रति भी सकारात्मक विचार रखें। किसी के प्रति मन में ईर्ष्या, द्वेष, वैर भाव ना रखें। ध्यान रखें, ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो हमारे अंदर हमेशा सकारात्मक चीजें होनी चाहिए, हमारी जो भावनाएं हैं वो सकारात्मक होनी चाहिए। स्वयं को स्टडी करें, जैसा पहले इसमें बताया आपको, इंट्रापर्सनल में बताया कि आत्मविश्लेषण करें। आत्मविश्लेषण करके अपने व्यक्तित्व के विकास के प्रति जागरूक रहें। और उसके बाद किस में आ जाएंगे हम, इंटरपर्सनल की जब बात करते हैं तो उसमें देखिए कि हमारे दूसरों के साथ रिलेशंस कैसे हैं। यदि हमारे रिलेशंस कहीं बिगड़े हुए हैं तो उन रिलेशंस को अच्छा बनाने का अपनी ओर से प्रयास करें। इससे हमारे हृदय का विस्तार होता है, और हमारे हृदय का जो विस्तार हो रहा है उसके साथ साथ गर्भस्थ शिशु जो है वो भी उसे सीख रहा है। अपनी हर एक्टिविटी में हमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि हमारे गर्भ में एक शिशु है जो आगे चल करके एक नया व्यक्तित्व बनने वाला है, समाज को कुछ देगा, हमें कुछ देगा, हमारे परिवार को कुछ देगा। तो हमें केवल एक बालक को जन्म नहीं देना है, बल्कि हमें एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को जन्म देना है। इसके लिए हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। संवेदनात्मक चिंतन, यानी दूसरों की बात में वास्तव में दिलचस्पी लें, उन्हें ध्यान से सुने। बहुत बार ऐसा होता है, कोई बात कर रहा है, हम केवल बात सुन रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन हमने वास्तव में उसकी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, हम उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं इस प्रकार से। तो अपनी हर एक्टिविटी पर ध्यान रखें, चेहरे पर मुस्कान व हृदय में प्रफुल्लता रखें। एक अच्छे श्रोता बने, समझने के लिए सुने, वो सोच समझकर उत्तर दें, यानी अपनी हर एक्टिविटी के प्रति सजग रहें। दूसरे व्यक्ति के हितों के संदर्भ में भी बात करें, वह बात ना करें जिसमें किसी का अहित होता हो। यदि हम ऐसा व्यवहार रखते हैं तो हमारा शिशु भी वैसा ही व्यवहार सीख रहा है, यानी किसी प्रकार का अहित का भाव उसके अंदर नहीं आ रहा है। घर परिवार व जिससे आप बात कर रहे हैं उसको महत्वपूर्ण महसूस कराएं और उसके साथ ईमानदारी बरतें। सबके प्रति मित्रता का भाव, यानी वसुधैव कुटुंबकम का भाव। दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव, यदि कोई कष्ट में है, दुख में है, तो उसके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, हम उसकी कैसे सहायता कर सकते हैं ये भाव होना चाहिए। पुण्यवान के प्रति मुदिता का भाव, यानी यदि कोई श्रेष्ठ कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, तो उनके प्रति हम प्रसन्नता व्यक्त करें, हृदय से प्रसन्न हो। पापी के प्रति उपेक्षा, यदि किसी ने कुछ गलती कर दी है या हम किसी से किसी कारण से नाराज हैं, तो उसके प्रति हम उपेक्षा कर दें। ठीक है, गलतियां सबसे होती है, उसको अपने हृदय में न रखें, मन में गांठ बांध करके ना रखें। इन भावनाओं के संवर्धन करने से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। तीसरी उसमें आती है भाषागत बुद्धि। भाषागत बुद्धि क्या है, जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि विद्यालयों में इसके ऊपर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। जिनकी भाषागत बुद्धि बहुत अच्छी होती है, वो शब्दों का, भाषा का उपयोग करने की उनकी क्षमता बड़ी जबरदस्त होती है। भाषागत बुद्धि के धनी व्यक्ति जो होते हैं शब्द कुशल होते हैं, वाक कुशल होते हैं और भिन्न भिन्न अर्थों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये चित्रों की बजाय शब्दों में सोचते हैं और सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये भी होती है कि बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं। जैसे कि शब्दों के प्रति संवेदनशील या शब्दों की बजाय चित्रों की बजाय शब्दों में सोचते हैं, तो कुछ लोग इतना सुंदर लेखन करते हैं कि जब उसको आप पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपके मन में दृश्य बनने लगते हैं। ये क्या, शब्दों का इतना सुंदर ढंग से संयोजन। और क्या चीज है, भाषा का सौंदर्य बोध बहुत जबरदस्त होता है इन लोगों में, और एक ही शब्द को कई अर्थों में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसा कि आपने को सुना होगा, समझ समझ कर समझ को समझे, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ कर भी जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। एक ही शब्द है समझ, लेकिन उसको कितने अच्छे तरीके से प्रयोग किया है, ये किसका कौशल है, ये भाषागत बुद्धि का कौशल है। ऐसे लोगों में के कौशल में शामिल है लिखना, बोलना, सुनना, कहानी कहना, विस्तार से समझाना, शिक्षण, हास्य का उपयोग, शब्दों के विन्यास एवं अर्थ की समझ, जानकारी याद रखना, किसी को अपने विचार मनवाना और भाषा के उपयोग का विश्लेषण करना, ये इन लोगों की विशेषताएं हैं। और ऐसे लोग क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे लोग कवि हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, अनुवादक हो सकते हैं, अच्छे वक्ता हो सकते हैं, इतिहासकार हो सकते हैं। यहाँ पर दो लोगों का आप चित्र देख रहे हैं, एक है संत विनोबा जी। संत विनोबा जी की एक विशेषता थी कि इनको भारत की प्राय सभी भाषाएं आती थी।
20 से अधिक भाषाओं के ये ज्ञाता थे और केवल भारत की ही भाषाएं नहीं बल्कि विदेशी भाषाएं भी इन्होंने सीखी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, जापानी आदि भाषाएं बहुत अच्छे से आती थी। आप कल्पना कर सकते हैं कोई एक व्यक्ति 20 से भी अधिक भाषाओं को जानता हो। हाँ, विनोबा जी में ये विलक्षण बुद्धि थी। एकनाथ रानाडे जी जिन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनवाया, इनके अंदर भी ये बुद्धि बहुत जबरदस्त थी। एक बार ये कलकत्ता से मुंबई तक का सफर कर रहे थे तो उन्होंने बांग्ला भाषा का समाचार पत्र ले लिया। उनके साथ जो बैठे थे उन्होंने पूछा आपको बांग्ला पढ़ना आती है क्या? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर आपने समाचार पत्र क्यों ले लिया? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा। उन्होंने कलकत्ता से मुंबई तक के सफर में बांग्ला भाषा पढ़ना सीख लिया। ये क्या है? भाषागत बुद्धि की विशेषता। इस क्षमता के विकास हेतु हमें क्या क्या करना चाहिए? इस क्षमता के विकास हेतु गर्भिणी माता को कुछ कार्य नियमित तौर पर करने चाहिए, जैसे स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करने से केवल ज्ञान ही नहीं बढ़ता है बल्कि उसमें जो कुछ दिया गया है उससे इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल बुद्धि भी बढ़ती है, मैथमेटिकल लॉजिकल बुद्धि भी बढ़ती है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय में भाषा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, भाषागत ज्ञान तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ हम गेन करेंगे। डायरी लेखन करें, अपनी भाषा ज्ञान को बढ़ाएं, प्रतिदिन कुछ नए शब्द सीखें, एक से अधिक भाषाओं का अभ्यास करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि इस दौरान आप एक कोई नई भाषा सीखें, शब्द पहेली, वर्ग पहेली जैसे खेल खेलें, धार्मिक ग्रंथ, पुराण व उपनिषदों का स्वाध्याय करें और उनके बिंदुओं पर नोट्स बनाएं। आप जिस भी किसी धर्म से संबंधित हैं उस धर्म में अपने धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इससे हमें ईश्वर निष्ठा हमारे अंदर आती है और जो ईश्वर निष्ठा है वो व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व का विकास करती है। इसके अतिरिक्त उनमें जो भी कहानियां, प्रसंग आदि हैं तो उनके माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। यूट्यूब आदि पर विषय विशेष पर लेक्चर व वाद विवाद सुने। आजकल मोबाइल सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है, तो आप उसमें ज्वलंत जो विषय है, वर्तमान समय के ज्वलंत विषय है, या फिर जैसे बहुत कुछ उसमें डिस्कवरी चैनल में बहुत कुछ आता है, तो ऐसी चीजें देखें जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती हो। किसी वर्तमान समस्या का समाधान सोचिए, वो उसे अपनी भाषा में लिखिए। शिशु से गर्भ संवाद स्थापित कर उसे कहानी सुनाए, प्रेरक दृष्टांत सुनाए। गर्भ संवाद के ऊपर आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है, उसकी विशेषता, उसके लाभ आदि बहुत कुछ आपको बताए जा चुके हैं। तो गर्भ संवाद आप शिशु से स्थापित करके उसे कहानी सुनाना, प्रेरक दृष्टांत सुनाना, ये कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जप, लेखन व ध्यान भाषागत बुद्धि कुशलता को बढ़ाने में सहायक है। यह बुद्धि का व्यायाम है। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की। आमतौर पर इसी के माध्यम से हम बच्चों का आईक्यू नापते हैं। रीजनिंग में कौन बच्चा कितना अच्छा है, किसका मैथ्स कितना अच्छा है, ये सारी चीजों को हम देखते हैं। लेकिन इसमें और क्या क्या विशेषताएं हैं? जिनके अंदर जिनकी मैथमेटिकल लॉजिकल बुद्धि जबरदस्त होती है वो अंकों में रुचि रखते हैं और गणितीय समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। तार्किक तथा विश्लेषणात्मक क्षमता भी इनकी जबरदस्त होती है। वैज्ञानिक चिंतन, समस्या समाधान में कुशलता, बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके ये हल करने में बहुत अधिक सक्षम होते हैं, बहुत सफल होते हैं। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे विचार इनके दिमाग में घूमते रहते हैं और किसी भी घटना को समझने की इनके अंदर एक बहुत बड़ी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक, अर्थशास्त्री आदि उच्च स्तरीय तार्किक गणितीय बुद्धि वाले होते हैं। ये गणित, गणना, संख्या या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे सीवी रमन है, आइंस्टीन है, एपीजे अब्दुल कलाम है। ये सब क्या है? ये सब तार्किक गणितीय बुद्धि में बहुत अधिक एक्सपर्ट, बहुत अधिक वो थे, इंटेलिजेंट थे। तो इस वजह से ये विश्व में महान काम कर सके। आज हर माँ चाहती है कि उनका बच्चा लॉजिकली स्मार्ट बने, लेकिन इसके लिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में जो कुछ प्रैक्टिसेस बताई गई है, यदि उन प्रैक्टिसेस को अपनाया जाता है और उनके साथ साथ कुछ प्रैक्टिसेस अभी हम और बताएंगे उनको साथ में जोड़ दिया जाता है, तो बच्चे में साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंटेंट, मैनेजर, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर आदि बनने के गुण आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि क्या क्या कर सकते हैं हम। इसे मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए गणितीय सवालों को हल करें, नंबर गेम्स खेलें, घर का बजट बनाएं, फोन नंबर याद रखने का अभ्यास करें, जैसे अंतर पहचाने, फाइंड द डिफरेंसेस वाली गेम्स होती हैं, वो सारी गेम्स आप खेल सकते हैं। सुडोकू है, वर्ग पहेली है, रीजनिंग की जो बुक्स हैं उनके माध्यम से आप रीजनिंग की बुक्स पढ़ करके उनसे भी आप वो कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ें, दिमागी कसरत वाले कार्य अथवा खेल खेलें।
म्यूजिकल रिदमेटिक इंटेलिजेंस, अगली जो इंटेलिजेंस है वो है म्यूजिकल रिदमेटिक इंटेलिजेंस, यानी संगीतात्मक बुद्धि, तालग्रही बुद्धि। हम देखते हैं अपने आसपास की कभी कभी क्या होता है, बहुत छोटे भी हैं बच्चे, लेकिन कुछ चल रहा है तो उसके साथ में उनकी उंगलियां अपने आप से तबला बजाना शुरू कर देती हैं, या कुछ किसी उसमें कुछ बच्चे ताल, कुछ लोग ताल देना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, उनकी संगीतात्मक तालग्रही प्रतिभा है। इस प्रतिभा में दक्ष जो होते हैं उनके अंदर स्वर, लय, ताल की अच्छी समझ होती है। संगीत के निर्माण एवं प्रशंसा की क्षमता होती है। प्रशंसा यानी कुछ उन्होंने अच्छा सुना तो उसकी वो प्रशंसा करते हैं, बहुत बढ़िया है। संगीत में रुचि रखने वाले ध्वनि, ताल एवं पैटर्न के रूप में सोचते हैं। इनमें से कई पर्यावरणीय ध्वनि के प्रति भी अत्यंत संवेदनशील होते हैं, जैसे झिंगुर की आवाज, घंटियों की आवाज दूर से आ रही है लेकिन वो सुन लेते हैं, नल से टपकता हुआ पानी उसकी आवाज वो दूर से सुन लेते हैं। ऐसे लोगों के कौशल में शामिल है गाना, सीटी बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, स्वर लहरी पहचानना, संगीत रचना, मेलोडी याद रखना, ताल एवं संगीत का ढांचा याद रखना। इस बुद्धि की अधिकता वाले लोग ध्वनियों और स्पंदनों तथा संगीत की नई धुनों का सृजन करने में कुशल होते हैं। एग्जाम्पल बिथोवेन, बिथोवेन जो है उन्होंने, उनको बेस्ट म्यूजिकल कंपोजिटर कहा जाता है, लेकिन एक विचित्र बात ये थी कि वो डेफ थे, वो सुन नहीं पाते थे। फिर भी उन्होंने इतनी जबरदस्त काम कैसे किया कि उनकी धुनों को दुनिया भर में याद किया जाता है, बेस्ट म्यूजिकल कंपोजिटर उन्हें कहा जाता है। वाइब्रेशंस के थ्रू वो फील करते थे, यानी म्यूजिकल प्लस नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनके अंदर थी, जिसके कारण वो इतना बड़ा काम कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए जो म्यूजिकली इंटेलिजेंट होते हैं उनके लिए करियर के लिए क्या क्या संभव मार्ग हैं, वो बच्चे वादक बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, नर्तक बन सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के फेमस सिंगर्स, म्यूजिशियंस के आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं। ये सब लोग, यानी जो म्यूजिकली स्मार्ट होता है वो भी अपने जीवन में बहुत अधिक आगे बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त संगीत आज के समय में एक थेरेपी के तरीके में भी यूज हो रहा है, यानी म्यूजिक जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। आपको नादयोग के संदर्भ में बताया गया होगा, ध्यान के समय में भी कक्षा में भी बताया गया होगा, और इवन गर्भ संवाद की कक्षा में भी आपको बताया गया होगा। संगीतात्मक बुद्धि कुशलता के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए गर्भिणी माता को मधुर प्रेरक संगीत सुनना चाहिए, नादयोग करना चाहिए, नादयोग साधना के विज्ञान को समझना चाहिए, उसे जानना चाहिए। और नादयोग साधना तब हमारे उसमें हमें प्रभाव डालती है जब हम उसको इस स्तर तक सुनते हैं कि जब नादयोग सुनते समय, यानी संगीत की धुन को सुनते समय हम इतना अधिक खो जाए कि हमारे रोम रोम में वो संगीत बज रहा है, इस भाव में चले जाए। तब वो संगीत इतना अधिक प्रभावी होता है कि वो हमें हर प्रकार के तनाव से ही मुक्त नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे रोगों की जड़ों को ही समाप्त कर देता है। संगीत में इतनी अधिक विशेषता पाई गई है कि वैज्ञानिक रिसर्च में ये बात निकल करके आई है कि यदि संगीत हम सुनते हैं तो संगीत सुनने के साथ हमारे शरीर में कोई ऐसे असाध्य रोग भी हैं तो उन रोगों को ठीक करने की क्षमता भी संगीत में है। तो इसलिए नादयोग की बात अभी मैंने कही कि संगीत को इतनी गहराई से सुने कि आपके रोम रोम में वो बज रहा है, ऐसा अनुभव करें। भ्रामरी प्राणायाम करें, सोहम साधना का अभ्यास करें, बांसुरी वादन सुने, शिशु के साथ गर्भ संवाद स्थापित करते हुए बहुत ही धीमी आवाज में मधुर संगीत सुने, प्रेरक संगीत सुने, हृदय चक्र में ध्यान केंद्रित करें, संगीत की सुर, ताल, लय की समझ विकसित करें। यदि आपको संगीत में रुचि नहीं है तो उसमें रुचि जगानी चाहिए, उसे सुनना चाहिए और उसे सुनते हुए अपने भीतर में आनंद का अनुभव करना चाहिए। ऐसा संगीत सुने जो आपके भीतर आनंद का अनुभव दे। शोर शराबे वाला संगीत नहीं सुनना है। किसी गाने के बोल को दूसरी लय में गाएं। प्रेम के बिना संगीत रूखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हृदय में कण कण से प्रेम विकसित कीजिए, भाव संवेदना जगाइए। संगीत वास्तव में हमारी इमोशंस को जागृत करता है, हमारी भाव संवेदनाओं को जागृत करता है, हमारे अंदर की संवेदनात्मकता को जागृत करता है। तो इसलिए, और इसके अतिरिक्त संगीत से हमारी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ती है। तो संगीत के लाभ क्या है? संगीत सुनने के लाभ है तनाव से मुक्ति, मानसिक शांति, आनंद, उल्लास हमें मिलता है, एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, भाव संवेदनाओं का जागरण होता है, पोषण होता है। और जैसा भी मैंने बताया कि संगीत श्रवण से रोगों की ग्रंथियां तक नष्ट हो जाती हैं, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का परिपूर्ण विकास होता है। जब हम संगीत सुनते हैं और उसमें आनंदित हो जाते हैं तो हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत अधिक तेज गति से डेवलप होने शुरू होते हैं। अतः शिशु की शारीरिक व मानसिक रूप से हमारा बालक जो है, शिशु अधिक स्वस्थ हो, सुंदर हो, बढ़िया हो, मतलब एकदम हेल्दी बच्चा हो, तो उसके लिए हमें संगीत निश्चित तौर पर सुनना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, यानी दृश्य संबंधी स्थानिक बुद्धि। स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो जियोग्राफिकली बहुत स्मार्ट होते हैं,
ज्योग्राफी हर विषय, हर व्यक्ति के समझने का विषय नहीं है, लेकिन जो विजुअली स्मार्ट होते हैं ये लोग ज्योग्राफिकली बहुत स्मार्ट होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहीं भी जाते हैं उनको सारे रास्ते याद रहते हैं। ये इसलिए रहते हैं, ऐसे लोगों की स्पेशियल इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त होती है। ऐसे लोग चित्रों के रूप में सोचते हैं, इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है एवं जानकारी को याद रखने के लिए इन्हें स्पष्ट तौर पर मानसिक प्रतिबिंबों की आवश्यकता होती है। वे विभिन्न कोणों से नक्शों, चार्ट, चित्रों, आकारों, आकृतियों, चेहरों आदि को याद करने में सक्षम होते हैं और वह उन्हीं उससे विवरणों को प्राप्त कर लेते हैं। स्थानिक बुद्धि वाले व्यक्ति यानी फेशियल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन देखकर इनमें खो जाते हैं और अपने दिमाग में शेप, साइज, डिस्टेंस, एंगल आदि की इमेजिनेशन भी करते हैं। इसका एक एग्जांपल है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। इन्हें भारत के प्रथम इंजीनियर कहा जाता है, विश्वकर्मा भी कहा जाता है इन्हें। इनका ऑब्जर्वेशन इतना जबरदस्त था कि एक बार का इनका एग्जाम्पल है, ये अंग्रेज, इनके साथ में अंग्रेज लोगों की एक पूरी टीम थी और ये ट्रेन से कहीं जा रहे थे। लगभग इन्होंने 10-11 किलोमीटर पहले से ही इन्होंने ये बात कही कि कहीं पर रेलवे ट्रैक में फॉल्ट है। सबने, किसी ने भी इनकी बात को ध्यान नहीं दिया। बहुत आगे बढ़ गए, जाते जाते जब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया तो इन्होंने ट्रेन को रोकने के लिए कह दिया कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आगे लगभग 1 किलोमीटर आगे रेलवे ट्रैक में फॉल्ट है। तो उनकी बात को जब वो बार बार कह रहे थे तो उसके ऊपर में ध्यान दिया गया और वास्तव में ट्रेन को रोक करके थोड़ा आगे जाकर के देखा गया तो ये पाया गया कि वहां पर रेलवे ट्रैक में जो पटरी थी वो टूटी हुई थी, उखड़ी हुई थी पटरी। कहने का मतलब इनकी इंटेलिजेंस ये इतनी जबरदस्त थी कि इन्होंने लगभग 10-11 किलोमीटर पहले से ही इस चीज को ऑब्जर्व कर लिया था कि रेलवे ट्रैक में आगे फॉल्ट है। तो ये भी एक जबरदस्त इंटेलिजेंस है। इनके कौशल में क्या शामिल है? जो स्पेशली इंटेलिजेंट होते हैं इनके कौशल में शामिल है पहेलियां बनाना, चार्ट एवं ग्राफों को समझना, अच्छा दिशाबोध, स्केच बनाना, प्रतिबिंबों में हेरफेर, निर्माण, वास्तविक वस्तुओं की डिजाइन, दृष्टि संबंधी प्रतिबिंबों की व्याख्या करना। इस बुद्धि को अधिक मात्रा में रखने वाले लोग वास्तुकार हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, सर्जन, पायलट, ड्राइवर तथा नाविक बनने की संभावना भी इनमें होती है। एमएफ हुसैन, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी आदि उच्च दैशिक बुद्धि वाले व्यक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। इसे कैसे बढ़ाएं? इसे बढ़ाने के लिए गर्भिणी महिला को रचनात्मक दृश्य देखने चाहिए। फोटोग्राफी, ग्राफिक डिजाइनिंग, ज्योमेट्री की बेसिक जानकारी, मूर्ति कला, शिल्प कला, चिंतन मनन आदि। आप कहीं घूमने जाते हैं तो उसे बहुत गहराई से देखें। जहां भी आप जाते हैं देखने के लिए किसी उसको, तो कहीं जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन्हें आप देखते हैं तो उनकी एक एक वास्तुकला को गंभीरता से देखिए, ध्यान से देखिए और कुछ ना कुछ क्रिएटिव अवश्य करते रहें। भोजन भी कलात्मक तरीके से बनाएं और रहन सहन भी अपना व्यवस्थित रखें। जो गर्भिणी माता के चित्त में चित्र बसेगा, इसको ध्यान रखें कि जो हम सोच रहे हैं, गर्भिणी माता जो चिंतन करती है, जैसा वो देखती है, उसके अनुसार ही शिशु की दैशिक बुद्धि कुशलता का विकास होगा। अतः शुभ चित्रों को देखें, अच्छी कल्पनाओं को करें और अच्छे ही आदर्शों को देखें। वीरों व महापुरुषों के जीवन चरित्र को सोचें, उनके रूप की कल्पना करें। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जिस समय गर्भोत्सव संस्कार करवाया जाता है तो ये कहा जाता है कि जब आप टेलीविजन आदि देख रहे हैं तो उसमें आप अनुचित ना देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि आज का विज्ञान ये बता चुका है, ये रिसर्च कर चुका है, एपिजेनेटिक्स इस चीज को प्रूव कर चुकी है कि शिशु के मस्तिष्क का विकास, जब वो सबकॉन्शियस माइंड का विकास जो है वो कितना अधिक जबरदस्त है, ये मैंने शुरू में ही बता दिया कि 20 मिलियन पर सेकंड के उसमें बिट्स पर सेकंड के उसमें वो ग्रहण कर रहा है। तो जो कुछ आप देख रहे हैं वो चीजें हम तो देख रहे हैं, लेकिन शिशु का जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसे और अधिक बड़े रूप में ग्रहण कर रहा है। तो इसलिए इस चीज के प्रति गर्भिणी माता को बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या पढ़ रही है, क्या देख रही है, क्या सोच रही है, कैसी कल्पनाएं कर रही है। तो जहां इसके प्रति उन्हें बहुत सजग रहना चाहिए। अब इसमें और क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? एक एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं कि जहां भी आप कहीं घूमने गए हैं उसे याद करने की कोशिश करें, यानी अपनी कल्पना शक्ति में उसे याद करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप शांति कुंज आए हैं तो शांति कुंज कभी भी आप आए हैं, शांति कुंज का ध्यान करिए। शांति कुंज के ध्यान में क्या करें? आप कल्पना करें कि आप उन्हीं मार्गों से घूम रहे हैं, शांति कुंज के दर्शन कर रहे हैं। अपने घर में बैठे बैठे ही आप शांति कुंज के प्रत्येक मार्ग को, घर से आप शांति कुंज पहुंचे, फिर शांति कुंज में हर जगह का ध्यान अपने उसमें मन में जीवंत कल्पना करें। जैसे समाधि दर्शन, शुद्ध प्रखर प्रज्ञा के दर्शन, फिर यज्ञ करें,
कल्पना में ही फिर सप्तऋषि तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करें, फिर अपनी ही कल्पना में आप गायत्री माता मंदिर का भ्रमण करें, अखंड ज्योति का दर्शन करें, गुरुदेव माता जी के कक्ष के दर्शन करें, सप्तऋषि घाट पर जाकर के गंगा दर्शन करें। ये इतना जीवंत और इतनी गहराई से इसकी कल्पना करनी चाहिए कि हम ऐसा महसूस करें कि हम वहीं पर अभी अभी हम शांति कुंज से ही लौट रहे हैं। इसी तरीके से आप किसी दूसरे स्थल पर भी कहीं गए हैं तो उसकी कल्पना इतनी ही गहराई से कीजिए। ऐसा करने से शिशु की देशिक बुद्धि कुशलता बढ़ती है। नेक्स्ट है किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी बॉडीली स्मार्ट। बॉडीली स्मार्ट यानी हमारी शारीरिक गति संवेदी। ये किससे संबंधित है? ब्रेन एंड बॉडी कॉम्बिनेशन, यानी हम शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। ये जो इंटेलिजेंस है ये शिशु की मानसिक ऊर्जा के साथ साथ उसकी शारीरिक ऊर्जा और क्षमता से संबंध रखती है। वैज्ञानिक हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो है वो वेग, गति एवं समय के साथ शारीरिक अंगों के संचालन एवं नियंत्रण में संतुलन की योग्यता का प्रतिनिधित्व करती है। इसको समझने के लिए हम क्रिकेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूसरा नृत्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जो डांस करते हैं लोग, तो कुछ डांसेस ऐसे भी होते हैं कि उनके नृत्य के साथ साथ चेहरे के हाव भाव को भी प्रदर्शित करना होता है। तो नृत्य भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ चेहरे के हाव भाव भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे क्रिकेट का मैंने एग्जाम्पल दिया, क्रिकेट में क्या है, एक बाउलर जो है वो बॉल फेंकता है, बैट्समैन बैटिंग करता है, और दूसरी ओर एक व्यक्ति वो भी है जो बॉल आ रही है किस गति से आ रही है उसको वो ध्यान देता है और उसके साथ में उस बॉल को कैच कर लेता है। तो इसमें क्या है, क्रिकेट एक ऐसा एग्जाम्पल है किनेस्थेटिक एनर्जी को समझने के लिए कि उसमें हमारी जो शरीर की ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, दोनों ही स्किल्स हमारी काम कर रही हैं। किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में इसके दो प्रकार हैं, एक है ग्रॉस मोटर इंटेलिजेंस, दूसरा है फाइन मोटर इंटेलिजेंस। ग्रॉस मोटर इंटेलिजेंस में क्या आता है, इसमें आता है जिसमें हमारे शरीर की सभी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, जैसे तैरना, दौड़ना, चलना, रेंगना, खेलना, कूदना आदि, यानी शारीरिक तौर पर मजबूत व्यक्ति। धावकों, नर्तकों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों, जिम्नास्टों आदि में इस बुद्धि की अधिक मात्रा पाई जाती है। दूसरा है फाइन मोटर इंटेलिजेंस। फाइन मोटर इंटेलिजेंस यानी इस प्रकार की गतिविधियां जिनमें छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है। ऐसे लोगों में हाथों के संचालन व दृष्टि में बहुत अच्छा तालमेल होता है, जैसे सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग आदि करना, किसी चीज को पकड़ना, या शूटर है ना, सर्जन है, और रचनात्मक व कलात्मक कौशल ऐसे लोगों में होता है। अब हम इसे कैसे बढ़ाएं? अपनी किनेस्थेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए, इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज तो है आदर्श दिनचर्या अपनाएं। आदर्श दिनचर्या की भी आपकी कक्षा हो चुकी है, उसमें आपको बहुत कुछ बताया जा चुका है कि आदर्श दिनचर्या में हमें क्या क्या करना चाहिए, गर्भिणी माता को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आदर्श दिनचर्या में ये ध्यान रखा गया है कि यदि जो आदर्श दिनचर्या यहाँ से बताई जा रही है आपको, यदि गर्भिणी माता उस आदर्श दिनचर्या को फॉलो करती है तो उसका बालक इन लगभग प्राय जितनी भी इंटेलिजेंसेस यहाँ बताई जा रही है उन सारी इंटेलिजेंस का आपके बच्चे में विकास होगा। अब आदर्श दिनचर्या अपनाए में सूर्योदय के पूर्व जागना, उषापान, योग प्राणायाम, व्यायाम, उपयुक्त खान पान, ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अभी मैंने बताया रचनात्मक कार्यों में रुचि लें, चित्रकला करें, ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स को, फाइन मोटर एक्टिविटीज को बढ़ाती है। तन व मन दोनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, केवल शरीर ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें। परिवार के अन्य सदस्य भी ध्यान रखें। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक, जैसा इस शुरू में मैंने बताया कि किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों से बचना और मानसिक संतुलन स्थापित करके रखना हर समय। परिवार के अन्य सदस्य भी ध्यान रखें, यानी यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, अवॉइड स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड अदर हार्मफुल एक्टिविटीज, यानी कि इसमें हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो बालक है, आने वाला जो शिशु है वो स्वस्थ हो, तो केवल गर्भिणी माता ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, उसी से वो स्वस्थ हो जाएगा? नहीं, उसके लिए साथ में घर में रहने वाले अन्य लोगों को भी ध्यान देना होगा। जैसा मैंने अभी एपिजेनेटिक्स की बात की, तो एपिजेनेटिक्स की ही एक शोध में ये भी पाया गया है कि यदि कोई 11 से 13 साल की उम्र में स्मोकिंग शुरू करता है, जो कोई व्यक्ति, तो उसके जीन्स में जो डिफेक्ट्स आते हैं वो सारे डिफेक्ट्स नेक्स्ट 3 जनरेशंस में पाए जाते हैं। यानी कि 11 से 13 साल की उम्र में जो कोई व्यक्ति स्मोकिंग शुरू करता है, उसके वो बहुत सारी कैंसर आदि कुछ ऐसी डिजीजेज हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, कुछ ऐसे डिजीजेज हैं कि उनके प्रति उसके जीन्स में बहुत अधिक वो चेंजेस हो जाते हैं उसके जीन्स में, और इन डिजीजेस के लिए वो प्रोन टू हो जाता है, और ये जो डिफेक्ट है ये नेक्स्ट 3 जनरेशंस तक पाया जाता है। अब कल्पना करिए कि गर्भवती माता के बगल में कोई व्यक्ति बैठ करके अगर स्मोकिंग कर रहा है तो वो पैसिव स्मोकिंग कही जाती है।
अब पैसिव स्मोकिंग के थ्रू जो गर्भस्थ शिशु है, यानी गर्भवती माता जो श्वास ले रही है उस वातावरण में, तो वो जो वातावरण से जो उसकी गंध जो जा रही है वो गर्भस्थ शिशु तक भी जा रही है। अभी तक तो रिसर्च ने 11 से 13 साल की बच्चे के स्मोकिंग करने की बात कही कि उस अवस्था से कोई स्मोक करता है। अब कल्पना कीजिए कि जब गर्भस्थ शिशु ही उस सारी चीजों से इफेक्ट हो रहा है तो उसके जीन्स किस हद तक डैमेज होंगे, यानी हम आने वाली जनरेशंस को क्या हम अपाहिज बना रहे हैं। इस चीज के प्रति जागरूक रहना होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि गर्भवती माता को ही केवल ध्यान देना है, बल्कि परिवार के अन्य लोगों को भी इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार का घर का वातावरण ना बिगड़े। इस विषय में भी आपकी बहुत अच्छी क्लास हो चुकी है, आपको बताया जा चुका है कि किसी भी प्रकार से घर का वातावरण हमें स्वस्थ रखना है। यदि हमें एक स्वस्थ, सुंदर और इंटेलिजेंट एक व्यक्तित्ववान बालक चाहिए तो परिवार के घर के वातावरण में किसी प्रकार का कलह क्लेश ना हो, ड्रिंकिंग है और दूसरे ड्रग्स हैं, यानी पिता की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और घर के अंदर दादाजी की, दादी जी की और दूसरे लोगों की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है यदि हम एक घर में स्वस्थ शिशु चाहते हैं। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी यानी नेचर स्मार्ट, प्राकृतिक बुद्धि। ऐसे लोग कैसे होते हैं? द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग लिविंग थिंग्स एज वेल एज सेंसिटिविटी टू अदर फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना। इसमें प्रकृति की सभी विशेषताओं, वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा जैव विविधता के प्रति संवेदनशीलता शामिल है। ऐसे लोग पौधे, पक्षियों और जानवरों के प्रति बहुत जागरूक और संवेदनशील होते हैं। वे पर्यावरण की परवाह करते हैं, प्रकृति की सुंदरता तथा प्रकृति के सूक्ष्म पहलुओं को महत्व देते हैं। वो प्रकृति से संबंध स्थापित करने में कुशल होते हैं। ये लोग क्लाइमेट और वातावरण में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को भी महसूस कर सकते हैं। वनस्पतियों व पेड़ पौधों की इनमें बहुत अच्छी समझ होती है, जीव जंतुओं की समझ होती है, उत्पादकता की समझ होती है, पर्यावरण और वायुमंडल की भी समझ होती है। इनमें जैसे खगोल शास्त्री हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, पर्यटक हैं, कृषक हैं, माली हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। इन सभी में प्रकृतिवादी बुद्धि की बहुत अधिक प्रकृतिवादी बुद्धि में ये स्मार्ट होते हैं, नेचर स्मार्ट होते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के आधार पर ही हमारे पूर्वजों ने वृक्ष वनस्पतियों पर अनुसंधान किया है और उनके खाद्य, अखाद्य व अन्य गुण दोषों की जानकारी एकत्रित की है। वातावरण परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, प्रकृति परिवर्तनों का आंकलन किया है और जैसे सर्दी है, गर्मी है और अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसके लिए क्या आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाई जानी चाहिए उनको खोजा है। फॉर एग्जाम्पल आयुर्वेद में ऋषि चरक ने चरक संहिता की रचना की। उसके लिए कहा जाता है कि ऋषि चरक जो है वो एक एक पौधे से बातचीत करते थे, उससे उन्होंने गुण दोषों की जानकारी ली और उसके आधार पर चरक संहिता की रचना की। जो नेचर स्मार्ट पर्सन होते हैं वो बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मीटेरोलॉजी, पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी, इन सब में वो बहुत अधिक रुचि रखते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक तरफ है जगदीश चंद्र बसु, ये इन्होंने मेडुलर थ्योरी दी जगदीश चंद्र बोस ने, और इन्होंने ये ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों में आते हैं, प्रमुख पहले वैज्ञानिकों में जिन्होंने पौधों के ऊपर शोध किया और ये प्रूव किया कि पौधे भी सर्दी, गर्मी, प्रकाश, शोर और इवन हमारी भावनाओं से भी प्रभावित होते हैं। यदि हमारे अंदर किसी पौधे के प्रति हम सोच रहे हैं कि इस पौधे को हम काटेंगे, तो वो पौधे की भावना, वो पौधा उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रकट करता है, वो हमसे भय खाता है। इन सारी चीजों को इन्होंने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक गाय मैकफरसन का आप देख रहे हैं कि गाय मैकफरसन है और ग्रेटा थनबर्ग है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? गाय मैकफरसन क्लाइमेट चेंज के ऊपर में पूरी दुनिया को अवेयर कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि यदि हम वर्तमान समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकने के लिए, उससे बचने के लिए हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना होगा और प्रकृति को बचाना होगा। इसी तरीके से ग्रेटा थनबर्ग 15 वर्ष की आयु में कि ये जो है पूरा, इनको एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट कहा जाता है, पर्यावरण बचाओ का इन्होंने बहुत जबरदस्त अभियान शुरू किया हुआ है। What she is saying that we are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? कहती है कि आप केवल पैसा कमाने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जबकि हम पूरे की पूरे सारी की सारी दुनिया एक सामूहिक आत्महत्या की ओर बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो प्रकृतिवादी बुद्धि के जो लोग होते हैं, नेचर स्मार्ट जो लोग होते हैं, वो प्रकृति के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स आपको दिए जा रहे हैं। एक बताया जा रहा है जगदीश चंद्र बसु का, दूसरा मैंने दिया है मैकफरसन और ग्रेटा थनबर्ग का।
इसके बाद जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, इसमें भी दो प्रकार होते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के दो प्रकार है, मैक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और माइक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो लोग मैक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के धनी होते हैं, उनकी अवलोकन क्षमता यानी वस्तुओं में आसानी से तुलनात्मक अध्ययन करने में, उनमें अंतर करने में समर्थ होते हैं। जैसे कुछ लोग रंगों के हल्के गहरे अंतर में आसानी से फर्क कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, एक रेड कलर ही है तो थोड़ा लाइट है, थोड़ा डार्क है, उससे भी डार्क है, लेकिन बहुत सारे लोग, एक व्यक्ति कहेगा ये तो मुझे 4 प्रकार के रंग दिखाई दे रहे हैं, है तो सब रेड कलर लेकिन 4 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर दूसरे व्यक्ति को वो रेड कलर जैसा दिखता ही नहीं, वो कहते नहीं मुझे तो सभी एक ही कलर दिख रहे हैं, मुझे तो सभी रेड दिख रहे हैं। ये क्या है? ये मैक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर व्यक्ति की अंतर करने की क्षमता है, देखने की क्षमता है। ऐसे लोगों में चीजों को एक नजर में परख लेने की भी क्षमता होती है। शिशु में इस योग्यता के विकास हेतु मन ही मन गर्भस्थ शिशु से वार्तालाप करते हुए उसे अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के लाभ व उपयोगिता बताएं। पूर्ण मनोयोग के साथ अपने दैनिक कार्यों को करें। गर्भ संवाद के द्वारा उसे नई नई जीवन उपयोगी बातें बताएं। इस इंटेलिजेंस में कुक है, चिकित्सक है, ये लोग आते हैं। जैसे एक अच्छा चिकित्सक जो है वो लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगा लेता है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे आप घर में खाना बना रहे हैं जिस समय, तो मसालों के बारे में शिशु के साथ चर्चा करें, उसकी खुशबू लें। तो इस प्रकार से आप शिशु के अंदर मैक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है माइक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये इस बुद्धि में व्यक्ति की जो है वो सौंदर्य बोध की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है, एस्थेटिक सेंस जिसे हम कहते हैं। यानी वो प्रकृति के सौंदर्य को, हर चीज में सौंदर्य खोजता है। एक सूखा हुआ रूखा पेड़ भी है, कोई सूखा पेड़ भी खड़ा है तो उसके अंदर भी वो सौंदर्य ढूंढ लेता है। ये जिनके अंदर माइक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है, उनकी विशेषता होती है। तो ऐसे लोग इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, वेब डिजाइनर आदि बन सकते हैं। ऐसे लोगों में रंगों, डिजाइन, पैटर्न आदि के संयोजन की बहुत अच्छी क्षमता होती है। चित्रकार रंगों के चयन व संयोजन से सुंदर एक चित्र बना लेता है। तो शिशु में इस योग्यता के विकास के लिए क्या करना चाहिए? चित्रकला करें, रंगों के विषय में बागवानी में जाकर फूलों पौधों के विषय में गर्भ संवाद करें, कलात्मक कार्यों में रुचि लें, प्राकृतिक दृश्यों, चित्रों आदि के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य को निहारें। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि हमारा जो शरीर है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल से मिलकर बना है। यानी हमारी खुद की बॉडी भी प्रकृति से बनी हुई है। तो प्रकृति के तत्वों का हमारे शरीर के अंदर भी संतुलन होना बहुत जरूरी है। अपने हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, स्वस्थ मन रहे और शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें अपने शरीर को अलग विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने के लिए भी आवश्यक होता है कि हमारे शरीर का जो प्राकृतिक वो है वो संतुलन बना रहे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए शिशु को नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में ऐसी गतिविधियों को शामिल करना चाहिए जिसमें इन 5 तत्वों का समावेश हो। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी तत्व के समावेश के लिए क्या करना चाहिए? नियमित धरती माता को प्रणाम करें, बागवानी में रुचि लें, गमलों में पौधे लगाएं, तुलसी को अर्घ्य दें, संभव हो तो प्रकृति के सानिध्य में भी रहें, सूर्य, पौधों, जानवर, झील, पहाड़ आदि कहीं प्राकृतिक स्थान पर घूमने जाएं यदि आपके लिए ये पॉसिबल है। घर के नजदीक में पार्क है तो पार्क में घूमने जाएं। यदि घर के नजदीक में, अपने आपके शहर के नजदीक में कहीं झील आदि है तो कभी झील के किनारे भी बैठे, नदी है तो नदी के किनारे भी बैठे। तो इससे क्या है, इसके पृथ्वी तत्व का हमारे अंदर संतुलन स्थापित होता है, उसके प्रति संवेदनशीलता जागृत होती है। आकाश तत्व को के संतुलन के लिए सूर्य व चंद्रमा के दर्शन करें। इसमें खान पान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है, वो आपको आहार में बताया जा चुका है। अब आकाश तत्व के संवर्धन के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य का ध्यान, चंद्रमा का दर्शन और ध्यान से उनकी ऊर्जा को धारण करें। प्रतिदिन यथासंभव उगते हुए सूर्य के दर्शन करें, सूर्य को अर्घ्य दें। 15-20 मिनट सुबह की ताजी हवा एवं धूप का सेवन करें। सूर्य की उष्मा व चंद्रमा की शीतलता का आनंद लें। रात्रि में चंद्र दर्शन करें, चंद्रमा की चांदी में टहलते हुए चंद्रमा को निहारें। गर्भस्थ शिशु से गर्भ संवाद करते हुए उसे भी उस आनंद से सराबोर करें। चंद्रमा की चांदनी में कितनी शीतलता होती है उसके बारे में गर्भस्थ शिशु से चर्चा करें। वायु तत्व के लिए सुबह शाम खुली हवा में, पार्क आदि में टहलें। सूर्योदय के समय के प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करें। उस वातावरण में नियमित प्राणायाम करें। इससे माँ व गर्भस्थ शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक प्रश्न हो सकता है कि हमारे यहाँ से तो सूर्योदय दिखाई ही नहीं देता, तो क्या कर सकते हैं आप उसके लिए अपने उसमें मोबाइल में यूट्यूब के थ्रू सूर्योदय के दर्शन कर सकते हैं।
है ना। कुछ ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें सूर्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है या पूर्णिमा का चंद्रमा दिखाई दे रहा है, तो ऐसे उसमें आप उनको देख करके उनके माध्यम से आप चंद्रोदय के या सूर्योदय के दर्शन कर सकते हैं। एक शोध के अनुसार ये पता चला है कि एसी की हवा, जैसे आजकल वर्किंग वुमेन है तो एसी की हवा, ऑफिस में एसी है, घरों में भी एसी है, तो ये शोध के अनुसार ये पता चला है कि एसी की हवा में रहने वाली माताओं के जो शिशु हैं वो बजाय इनके की जो प्राकृतिक वातावरण रहती है उनकी तुलना में वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। यानी कि एसी में रहने वाली माताओं के बच्चे ज्यादा बीमार पड़ते हैं बशर्ते इसकी अपेक्षा जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। तो हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक वातावरण का भी हमें अभ्यास करना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण में भी घूमना चाहिए, टहलना चाहिए। अग्नि तत्व के संतुलन के लिए क्या किया जा सकता है? अग्नि तत्व के संतुलन के लिए अपनी दिनचर्या में दैनिक उपासना के समय दीप दर्शन, संक्षिप्त हवन, बलिवैश्व यज्ञ के बारे में भी आपको बताया गया होगा, उनको शामिल करें। प्रतिदिन 15-20 मिनट दीपक जलाकर ज्योति का दर्शन व ध्यान अवश्य करें, चाहे इसमें मोमेडन हो चाहे क्रिश्चियन हो, मोमबत्ती तो सब जलाते हैं, तो उसका ध्यान यानी दीपक की लौ का, ज्योति का ध्यान हम करें। इससे अग्नि तत्व का संतुलन बना रहता है। भाव करें कि गर्भस्थ शिशु ज्योति की भांति प्रकाशवान हो रहा है। दीप ध्यान आज्ञा चक्र को जागृत करता है, इसे त्राटक ध्यान भी कहते हैं। मानसिक क्षमताओं, एकाग्रता, स्मरण शक्ति आदि को बढ़ाता है। जल तत्व के लिए हमें प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए। सूर्य को, तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। प्रकृति का सानिध्य व्यक्ति को तनाव मुक्त करता है, ये सब जानते हैं कि प्रकृति के सानिध्य में हम तनाव मुक्त होते हैं। कभी भी आप देखिए कहीं मन में थोड़ा निराशा है, तनाव है, तो कहीं हम पार्क में चले जाते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठते हैं या प्राकृतिक स्थान पर चले जाते हैं, तो हमारे मन में अच्छा लगने लगता है हमें। तो प्रकृति का सानिध्य हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, प्राकृतिक मानवीय गुणों प्रेम, दया, करुणा, त्याग, समर्पण, सहनशीलता आदि को बढ़ाता है। इसमें शोध करके भी ये पाया गया है, ऐतिहासिक उसमें जो शोध की है वैज्ञानिकों ने, उस शोध में ये पाया गया है कि जो हरे भरे क्षेत्र होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर खूब जंगल होते हैं, हरा भरा क्षेत्र होता है, और बंजर क्षेत्र, रेगिस्तान क्षेत्र, इनका तुलनात्मक अध्ययन जब किया गया तो ये पाया गया कि हरे भरे क्षेत्रों के जो लोग होते हैं वो मानसिक तौर पर भी अधिक संतुलित होते हैं। उनके अंदर दया, करुणा आदि का जो भाव है वो ज्यादा होता है, बजाय इसके कि जो बंजर और रेगिस्तान क्षेत्र के जो लोग हैं उनके अंदर झगड़ने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं वो समुदाय। तो ये तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया है, यानी कि प्रकृति के सानिध्य में रहने पर व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता रहती है। वहीं पर बंजर, रेगिस्तान जैसे स्थानों में जो लोग रहते हैं तो उनके अंदर एक क्या बोलेंगे, आक्रोश, आवेग जैसा रहता है। तो इसलिए प्रकृति के सानिध्य में रहना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि हम अपने उसमें पंच तत्वों के संतुलन के लिए हमें प्राकृतिक सानिध्य में भी रहना चाहिए। नेक्स्ट उसमें है, अंतिम है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, यह बुद्धि कौन सी? यह बुद्धि हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा करती है सृष्टि को जानने के बारे में, ईश्वर क्या है, कैसा है ना, और इसके अतिरिक्त हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम संसार में क्यों आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाना है आदि। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हमारी एग्जिस्टेंशियल बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हमारे अंदर एक इंट्यूशन, थॉट और मेटाकॉग्निशन के उपयोग की करने की क्षमता होती है। ये जो इंटेलिजेंस है, यानी अस्तित्ववादी बुद्धि जो है, वास्तव में जीवन के अस्तित्व, अंतिम सत्य, जीवन मृत्यु आदि से संबंधित तथ्यों को समझने में सहायक है। इस बुद्धि में जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ज्यादातर वैज्ञानिक स्तर के जो लोग हैं, जो हम ये कह दें कि स्पेस साइंस है ना, अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब चीजों के प्रति जिनके अंदर हमेशा प्रश्न उठते रहते हैं, वो अस्तित्ववादी बुद्धि की क्यों है, प्रकृति के रहस्यों को जानने की जिनके अंदर बहुत जबरदस्त जिज्ञासा होती है, उन सबके अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि की अधिकता होती है। ये बुद्धि ब्रह्मांड के साथ हमारे अंतर संबंध, रहस्यों को समझने और पहचानने में सहायक है। संत, योगी, ऋषि, ब्रह्मांड विज्ञानी, खगोल शास्त्री तथा दार्शनिक इस पहलू में उच्च स्तरीय होते हैं। जैसे जियोलॉजिस्ट है, वो विभिन्न जगहों पर खुदाई करके पुरातत्व अवशेषों को प्राप्त करके उन पर विभिन्न तथ्य अपने देते हैं कि ये कितना पुराना है, कितने वर्ष पुरानी ये सभ्यता थी आदि। ये सारी चीजों की जो खोज है, ये सारी चीजों के जो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं, ये अस्तित्ववादी बुद्धि वाले लोगों के अंतर्गत के अंदर अधिक आते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी की खोज की। सेब तो रोज ही गिरता था, लेकिन न्यूटन के ही मन में आया कि सेब नीचे क्यों गिरा,
ऊपर क्यों नहीं गया? तो ये क्या है, उनकी एग्जिस्टेंशियल बुद्धि ने ये प्रश्न किया उनके अंदर। इसी प्रकार से एस्ट्रोनॉमी, स्पेस साइंटिस्ट जो है, इनके अंदर ये बुद्धि पर्याप्त मात्रा में होती है। जर्नी टू मून मार्स, यानी हम चंद्रमा पर भी जा रहे हैं कि चंद्रमा के रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मार्स के रहस्यों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसमें सत्येंद्र बोस, उन्होंने गॉड पार्टिकल की, उनके मन में प्रश्न आया तो गॉड पार्टिकल की खोज की बात हुई, बोसॉन पार्टिकल की जो हम बात करते हैं। स्टीफन हॉकिंग कॉस्मोलॉजी के उसमें इन्होंने काम किया है। इसी प्रकार से हमारे इसमें नासा के वैज्ञानिक हैं, इसरो के वैज्ञानिक हैं, रॉकेटमैन के शिवन, ये सब लोग कौन किस में आते हैं? ये सब लोग इसी श्रेणी में आते हैं जो, जिनको हम कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि में, जो बहुत अधिक इंटेलिजेंट हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, प्रत्याहार, मौन साधना, मंत्र जप, स्वाध्याय। यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव का चित्र आप देख रहे हैं और महर्षि रमन का। कहने का भाव क्या है, जो योगी होते हैं, योगी जन ध्यान के द्वारा अपनी अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण करके सृष्टि के रहस्यों को जान लेते हैं। दो प्रकार के लोग हैं जिनमें अस्तित्ववादी बुद्धि बहुत जबरदस्त होती है, एक वैज्ञानिक और दूसरे लोग कौन है? दूसरे लोग हैं आध्यात्मिक ज्ञाता। यानी ये लोग कौन हो सकते हैं? ये लोग वैज्ञानिक स्तर के लोग हो सकते हैं और ये लोग गुरु स्तर के, जगत गुरु जिन्हें हम कहें, उस स्तर के लोग हो सकते हैं, जो सृष्टि के रहस्यों को जानते हैं, उनके रहस्यों को जानने में हमेशा निरंतर लगे रहते हैं। वैज्ञानिक प्रगति जितनी भी हमने की है, वो सारी प्रगति के मूल में हमारी एग्जिस्टेंशियल बुद्धि ही है। हमेशा एक जिज्ञासा होना कि ऐसा क्यों है, ये कैसे है, वो क्या, क्यों और कैसे ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, व्यक्ति को कुछ नई नई खोजों को खोजने के लिए प्रेरित करता है। कंक्लूजन क्या है? हमने इतने समय में 9 इंटेलिजेंसेस के बारे में जाना समझा, कौन कौन सी इंटेलिजेंसेस है और हर इंटेलिजेंस को हम अपने बालक में कैसे हम विकसित कर सकते हैं। गार्डनर का मत है कि बच्चों के अंदर किसी भी प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है, परंतु इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, यानी व्यक्तिगत स्वबुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, और इसके साथ साथ म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यदि इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर है, तो ये सारी इंटेलिजेंसेस के कॉम्बिनेशन से बालक के अंदर किसी भी दूसरी इंटेलिजेंस को विकसित करने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि स्थायी सफलता के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और धैर्य का होना जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी बहुत कुछ अपने आप में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब हमारा भावनात्मक नियंत्रण, हमारी अपनी भावनाओं में संतुलन होना। जब व्यक्ति इंट्रापर्सनल यानी आत्मशक्ति उसकी जबरदस्त है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति अगर उसकी जबरदस्त है, तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान खोजने में वो अपने आप को समर्थ पाता है, वो निराश नहीं होता है, चाहे कैसी भी समस्याएं उसके सामने आए, वो उनमें निराश नहीं होता है, बल्कि उसका दृष्टिकोण कौन सा होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग दृष्टिकोण होता है। इसी प्रकार से इंटरपर्सनल बुद्धि यानी हमारे परस्पर रिलेशंस, हमारे परिवार के साथ हमारे रिलेशन, मित्रों के साथ हमारे रिलेशन, सामाजिक रिलेशन हमारे अगर मजबूत होते हैं, तो हम इमोशनली अपने आप को बहुत अधिक स्ट्रांग पाते हैं। तो ऐसे में भी हमारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है और हम किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं, समाधान खोजने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। तीसरी चीज है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब कभी भी किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती है, तो आमतौर पर जो म्यूजिक में रुचि रखता है, वो क्या करते हैं? वो संगीत सुनते हैं, और संगीत सुनने से कितना भी उनके अंदर का तनाव है, अवसाद है, वो निकल जाता है, और उसको तनाव अवसाद हल्का हो जाने के बाद वो अपने आप को एक नई ऊर्जा से सराबोर पाते हैं और समाधान खोजने की ओर बढ़ जाते हैं। तो इन सभी प्रतिभाओं में इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल बुद्धि के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? इसलिए भी देना चाहिए कि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभा है और उसके पूरे जीवन क्रम और उपलब्धियों को प्रभावित करती है। उसके स्वयं के व्यक्तित्व व समाज के साथ उसके संबंधों को यही प्रतिभा परिभाषित करती है और व्यक्त करने में सहायक है। वर्तमान समय में अन्य प्रतिभाओं के विषय में तो व्यक्ति बहुत अधिक जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि बहुत अधिक रिसर्च हो रही है, प्लांट बेबी और बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो उनमें इन सारी दूसरी प्रतिभाओं के विषय में कोई माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बने, कोई चाहते हैं हमारा बच्चा साइंटिस्ट बने, कोई चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत उच्च स्तर का लेखक बने, तो उन सारी चीजों के लिए वो उन सारी इंटेलिजेंसेस के डेवलपमेंट के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? जिसके कारण समाज में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। वो समस्या है बच्चा बहुत अधिक इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके बावजूद जीवन में बहुत छोटी सी परेशानी आने पर वो लाइफ से क्विट कर जाता है। इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है, इसलिए इस चीज को हम दोबारा कंक्लूजन में आपसे रिपीट कर रहे हैं कि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि हमारा बालक इंटेलिजेंट तो हो,
उसके अंदर अलग अलग प्रतिभाएं तो हो, पर उसके साथ साथ वो व्यक्तित्ववान भी बने, उसका व्यक्तित्व भी जबरदस्त हो। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, एक है अरुणिमा सिन्हा का, दूसरा है सिंधु ताई। अरुणिमा सिन्हा किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो ये एक प्लेयर थी और इसके साथ जीवन में एक दुर्घटना घटी, सब लोग जानते हैं, आमतौर पर आप भी जानते होंगे इनके विषय में। इनके साथ 26 वर्ष की आयु में एक दुर्घटना घटी, ट्रेन दुर्घटना में इनका एक पैर कट गया। आप कल्पना करिए, जो वॉलीबॉल प्लेयर है उसका पैर कट जाए तो उससे लगता है कि उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ हो गया। लेकिन इनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस यानी आत्मशक्ति, आत्मशक्ति के बलबूते इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी आत्मशक्ति के बलबूते अपने लिए एक नया आयाम खोजा, अपने लिए एक नया टास्क खोजा और इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं क्या करूंगी, अगर मैं अब वॉलीबॉल नहीं खेल सकती हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं एक माउंटेनियर बनूंगी। और दुनिया की प्रथम दिव्यांग महिला माउंट एवरेस्ट चढ़ने में सफल हुई, यानी दुनिया की प्रथम दिव्यांग माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला बन गई। इन्होंने इतने सालों में, विगत सालों में दुनिया की जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं सबको सबमिट कर लिया। इतना ही नहीं, इन्होंने और क्या किया, इन्होंने उसे ईश्वर का एक वरदान बताया। इनका अगर कभी आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें वो ये कहती है कि अगर मेरे साथ ये दुर्घटना ना घटती तो मैं दिव्यांगों की पीड़ा को कैसे समझ पाती, उनके विषय में कुछ काम कैसे कर पाती। तो अभी ये क्या कर रही है, अभी एक कोचिंग सेंटर चलाती है बाकायदा उन बच्चों के लिए जो दिव्यांग हैं, उनको भी माउंटेनियरिंग और दूसरे दूसरे विषयों में आगे बढ़ने के लिए उनके लिए ये काम कर रही है। इन्होंने उस दुर्घटना को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी लिया, लेकिन किस आधार पर, इनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत जबरदस्त थी, यानी आत्मशक्ति बहुत जबरदस्त थी। इसी प्रकार से आपके इसमें दूसरे जो चित्र है वो सिंधु ताई का है, हजारों बच्चों की प्यारी आई सिंधु ताई। इनके जीवन में भी बहुत विपरीत परिस्थितियां आई, सामान्य महिला थी, बहुत पति ने गर्भावस्था के दौरान पति ने घर से बाहर निकाल दिया। इनके जीवन के बारे में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको जानेंगे तो आपको पता चलेगा कितना जबरदस्त संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया, और जहां इनके लिए कोई सहारा नहीं था वहीं पर आज ये हजारों बच्चों को आश्रय दे रही हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जबरदस्त होती है तो जीवन में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। नीचे परम पूज्य गुरुदेव का एक कोट है, उनकी पुस्तक है 5 प्राण 5 देव, उसमें से है, गुरुदेव कहते हैं आत्मशक्ति न केवल व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाती है वरन बाह्य जगत में लोगों को प्रभावित करने और उनका सहयोग संपादन करने में समर्थ रहते हैं। यानी जितने भी लोग आगे बढ़े हैं वो अपनी आत्मशक्ति के माध्यम से ही बढ़े हैं। कठिन कामों को सरलता पूर्वक संपन्न करने की विशेषता जिनमें देखी जाती है, उनकी प्रमुख विशेषता यही आंतरिक प्रतिभा होती है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिसे सर्वतोमुखी सफलताओं का आधार कह सकते हैं। हमारे प्रयत्न यदि उस क्षमता को प्राप्त करने की दिशा में चल पड़े तो सचमुच हम सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान कहे जा सकने योग्य बन सकते हैं। यानी जितनी भी सारी इंटेलिजेंसेस की अभी हमने चर्चा की, उन इंटेलिजेंसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इन 3 इंटेलिजेंसेस को अगर हम बढ़ाते हैं, इन 3 इंटेलिजेंसेस के ऊपर हम ध्यान देते हैं तो बाकी सारी जितनी भी इंटेलिजेंसेस को बढ़ाने के लिए हमने मेहनत की है वो सब में हम सफल हो सकते हैं। हमारा बालक एक सफल व्यक्तित्ववान बन सकता है। ध्यान रखें, हर नई क्रिया शिशु में नए न्यूरॉन्स को बढ़ाने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया को बढ़ाती है। जब बालक गर्भ में है और वो विकास कर रहा है शिशु उसमें, तो गर्भावस्था के दौरान उसके विकास की प्रक्रिया बहुत जबरदस्त है, और जो भी नई क्रिया गर्भिणी करती है, जो भी कुछ नया कार्य करती है, बालक उसको सीख रहा है। तो इसलिए हर नई क्रिया शिशु में नए न्यूरॉन्स के बनने की प्रक्रिया को बढ़ाती है। जो भी कार्य करें उसमें रुचि होना व तनाव मुक्त रहना अति आवश्यक है। आपको बहुत सारा कुछ बताया गया। अब ये नहीं होना चाहिए कि पता चला कि पिताजी तो चाहते हैं कि उनका बालक जो है वो इंजीनियर बने और माता को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो पिताजी जबरदस्ती फोर्सफुली उसको मैथमेटिक्स के उसमें सॉल्यूशंस करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि तनाव से किसी भी कार्य को किया गया है तो उसका अच्छा इफेक्ट नहीं होगा बल्कि उसका बुरा इफेक्ट होगा। ये आपको गर्भ संवाद की कक्षा में भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया होगा। स्ट्रेस फ्री लर्निंग, यानी जो भी कुछ माता करे वो स्ट्रेस फ्री लर्निंग होनी चाहिए। स्ट्रेस फ्री लर्निंग ही शिशु के ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक है। किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन सभी इंटेलिजेंसेस को बढ़ाने में, उसमें रिलैक्स रहें, किसी प्रकार का तनाव ना रखें। और गर्भ संवाद की बात तो आपको कही ही गई है कि इन सारी इंटेलिजेंसेस को बढ़ाने में दैनिक दिनचर्या में जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं और उसके साथ में गर्भ संवाद,
ये अपने आप में सबसे अधिक कारगर उपाय है। गर्भस्थ शिशु को कहानी सुनाते हैं तो उससे उसमें जो गुण विकसित हो, जो भी गुण विकसित करना चाहते हैं उससे संबंधित उसे प्रेरणा दें, वैसे सीरियल देखें, वैसे ही संगीत सुने। और इन सबसे शिशु के अंदर विश्लेषणात्मक बुद्धि का विकास होता है। माँ और शिशु के बीच, परिवार और परिवार के सदस्यों के बीच परिवार और शिशु के बीच भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ होता है। परिवार के अन्य लोगों को, पिता, दादा दादी आदि को भी गर्भस्थ शिशु से संवाद करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान यही सारी इंटेलिजेंस बच्चे में विकसित की जा सकती है अगर आदर्श दिनचर्या का पालन किया जाए और घर के सभी लोग उसे सहयोग करें। ये बात आपको बार बार हर कक्षा में रिपीट की जा रही होगी कि केवल गर्भवती माता ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य लोग भी उसका सहयोग करें, तभी हम एक स्वस्थ और सुंदर और इंटेलिजेंट व्यक्तित्ववान शिशु को इस दुनिया में ला सकते हैं। सो लेट्स बिगिन।